Good morning students. Today we are going to start a new chapter mineral resources खनिज संसाधन जो कि रिसोर्स ज्योग्राफी का एक चैप्टर है बीए पार्ट 2 के लिए। खनिज संसाधन का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे मीनिंग ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। सामान्य शब्दों में सभी पदार्थ जो माइनिंग द्वारा प्राप्त किए जाते हैं उनको खनिज कहते हैं। जो खनन के द्वारा प्राप्त होते हैं उनको खनिज कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम एवं धात्विक अयस्क या ओर्स। वैज्ञानिक शब्दावली में खनिज का तात्पर्य एक ऐसे इनऑर्गेनिक पदार्थ से है जो एक विशिष्ट कंपोजिशन रखता है तथा उसके कणों के मिश्रण से शैल रचना होती हो। सामान्यतः सभी खनिज रवेदार होते हैं। कुछ खनिज एक ही तत्व से निर्मित होते हैं जैसे हीरा, कार्बन आदि, परंतु अधिकांश खनिज दो तत्वों वाले होते हैं जैसे लोहे और सल्फर आदि के पाइराइट्स। खनिजों के अनेक गुणधर्म या प्रॉपर्टीज होती हैं। क्रिस्टलीय रूप, कठोरता, विशिष्ट या घनत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रंग, चमकीलापन या चमक, लस्टर और ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रीक, क्लीवेज एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हमने देखा कि खनिज संसाधन का अर्थ क्या है। जो भी पदार्थ खनन के द्वारा प्राप्त होते हैं उनको खनिज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कोयला, पेट्रोलियम एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओर्स। और ये जो है खनिज का तात्पर्य एक इनऑर्गेनिक पदार्थ से भी है जो कि अलग अलग कंपोजिशन रखता है। और कुछ खनिज ऐसे भी होते हैं जो एक ही तत्व से निर्मित होते हैं जैसे हीरा, डायमंड, कार्बन एक्सेट्रा। और लेकिन अधिकांश जो खनिज होते हैं वो दो तत्वों से बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाइराइट्स जो कि लोहे और सल्फर का मिक्सचर है। और जो खनिज होते हैं उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, गुण होते हैं, जैसे क्रिस्टलाइन, उनमें उनकी जो हार्डनेस है वो कितनी है, कठोरता, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, उनका कलर कैसा है, लस्टर चमक कैसी है, और ट्रांसपेरेंसी या क्लीवेज एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब हम देखते हैं मानव और खनिज संसाधन, मैन एंड मिनरल रिसोर्सेज। खनिज पदार्थ संसार के सबसे अधिक मूल्यवान संसाधनों में से हैं। किसी न किसी रूप में वे मनुष्य के लिए परम आवश्यक हैं, जैसे नमक, आयोडीन और फ्लोरीन जैसे खनिज तो मनुष्य के भोजन के अंग ही हैं। इनके बिना मनुष्य स्वस्थ नहीं रह सकता। हमारी जो सभ्यता है वो मेटलिक मिनरल्स पर आधारित है। हमारी मशीनें धातुओं से बनी हैं और वे खनिज ईंधनों से चलती हैं। संसार के रेल मार्गों द्वारा जितना वजन खनिज पदार्थों का ढोया जाता है इतना वजन संसार के अन्य सभी संसाधनों को भी मिलाकर रेल द्वारा नहीं ढोया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में खनिजों और खनिजों से निर्मित माल का विशेष अंशदान है। तो ये हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैन, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं कि इनका क्या रिलेशन है मैन एंड मिनरल्स का। मानव सभ्यता के इतिहास में अब से लगभग 8 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य फ्लिंट प्रस्तर के औजार बनाने लगा था। बहुत लंबे समय तक प्रस्तर शिल्प का प्रयोग करने के बाद अब से लगभग 20,000 वर्ष पूर्व मनुष्य धातुओं का प्रयोग करना सीख गया था। सबसे पहले मनुष्य तांबे के छोटे औजार बनाता था, जैसे आपने उनमें पढ़ा होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा। वह काल जो है वो कॉपर एज कहलाता था, जब कॉपर के बर्तन बनते थे तो वो कॉपर एज कहलाता था। उसके पश्चात मनुष्य ने कांसे का प्रयोग करना सीखा तो वह ब्रॉन्ज एज या कांस्य युग कहलाने लगा। वर्तमान काल को यंत्र युग कहा जाता है। आज भी सभ्यता शक्ति और यंत्रों की सभ्यता है। आज कोयला, खनिज तेल और विद्युत के कारखाने चल रहे हैं तथा आणविक खनिजों ने मनुष्य के हाथों में अपार शक्ति सौंप दी है। इस प्रकार वर्तमान सभ्यता जो है वो मिनरल सिविलाइजेशन कहलाती है। तो मैन और मिनरल रिसोर्सेज, इनके बीच में रिलेशन कैसा रहा है। मैन इज़ ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन मिनरल रिसोर्सेज। पहले कुछ और रिसोर्सेज काम में आते थे, फिर अलग अलग जैसे जैसे रिसोर्सेज काम में आने लगे वैसे वैसे उनकी सिविलाइजेशंस का नाम उसी बेसिस पे पड़ गया। जो उनकी सभ्यताएं हैं वो मिनरल्स के आधार पे रखा गया।
अब हम देखते हैं खनिजों के भेद और उनका उपयोग, काइंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल्स। खनिजों के 3 मुख्य वर्ग हैं। नॉन मेटलिक मिनरल्स, जिनमें आता है नमक, अभ्रक या माइका, गंधक, चूना, जिप्सम, एस्बेस्टोस, ये सारी चीज़ें आती हैं। और मेटलिक मिनरल्स में आता है लोहा, मैंगनीज, क्रोमियम, तांबा, बॉक्साइट, जस्ता, सोना, चांदी, प्लेटिनियम आदि। और मिनरल फ्यूल्स में आता है कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम, थोरियम एक्सेट्रा। तो ये इसके भेद हो गए अलग अलग, नॉन मेटलिक मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स एंड मिनरल फ्यूल्स। अब सबसे पहले हम देखते हैं नॉन मेटलिक मिनरल्स, ये क्या होते हैं। नॉन मेटलिक खनिजों की निम्नांकित 3 श्रेणियां होती हैं। वास्तु सामग्री अर्थात इमारतें बनाने का सामान, मिनरल केमिकल्स और जेम्स। तो ये इनको 3 श्रेणियों में रखा गया है। मटेरियल फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, वास्तु सामग्री अथा इमारतें बनाने का सामान, इसमें क्या क्या आता है, बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर, संगमरमर, स्लेट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट आदि पत्थर काम में आते हैं। और ये खान से निकाले जाते हैं, खदान से निकाले जाते हैं। और बजरी जो है वो सड़कें बनाने के काम में आती है, कंक्रीट, प्लास्टर और मकानों की छत बनाने के काम आते हैं, फर्श बनाने के काम आते हैं। चिकनी मिट्टी जो है वो मिट्टी के बर्तन, पोर्सिलीन के पात्र, क्रॉकरी आदि का निर्माण। और चूना युक्त शैल को जो है वो सीमेंट के लिए काम में लिया जाता है। दूसरी जो कैटेगरी आती है वो मिनरल केमिकल्स एंड देयर यूज़, रासायनिक खनिज रसायन जो हैं वो दूसरी कैटेगरी में आते हैं। खानों या खदानों से प्राप्त होने वाले खनिज रसायन मिनरल केमिकल्स में नमक मुख्य है। इसके अलावा गंधक, अभ्रक, चूना, जिप्सम, एस्बेस्टोस और उर्वरक हैं, फर्टिलाइजर्स जो आते हैं ना वो। तो जो मिनरल केमिकल्स हैं वो कौन कौन से हो गए, नमक, गंधक, माइका, चूना, जिप्सम, एस्बेस्टोस और फर्टिलाइजर्स। नमक या लवण ये समुद्री जल से हमें प्राप्त कैसे होता है, समुद्री जल से, मरुस्थलीय झीलों से या चट्टानों से निकाला जाता है। और ये कई जगहों पर मिलता है, जैसे राजस्थान की सांबर, पंचपदरा आदि झीलों से प्राप्त होता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिलों में और यहाँ से भी नमक निकलता है। पत्थरों, रॉक्स से भी मिलता है। यह घरेलू भोजन के अलावा साबुन बनाने, कागज़ के कारखाने, ब्लीचिंग, जल शोधन, चमड़ा रंगने, मिट्टी के पात्र आदि चीज़ों में यूज़ होता है। दूसरा है अभ्रक, जो मिनरल केमिकल्स में आता है। अभ्रक एक पारदर्शी, परतदार और लचकदार खनिज है जो सिलिकेट प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। और इसके विशाल भंडार जो है वो भारत में स्थित है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ अभ्रक के नए नए प्रयोग सामने आते हैं। यह विद्युत रोधी और उच्च ताप सह होता है। इसकी कई किस्में पाई जाती हैं, जैसे कि श्वेत अभ्रक, पीत अभ्रक आदि। और इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे लोहा तथा इस्पात को गलाने की भट्टियों में, अन्य धातुओं को गलाने की तथा कांच बनाने की भट्टियों में होता है इसका यूज़। अग्निरोधी होने के कारण अभ्रक जो है वो बॉयलरों में यूज़ होता है। और बहुत सारे यूजेस होते हैं इसके। और अभ्रक उत्पादक देश हैं वो हैं चीन, रूस, ब्राज़ील, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका। तथा भारत में अभ्रक के भंडार सबसे ज़्यादा मिलते हैं। भारत में मैक्सिमम अमाउंट में अभ्रक मिलता है। तो अभ्रक का प्रयोग हम लोग देख लेते हैं कि अभ्रक जो है वो बिजली का सर्वोत्तम रोधी है, इंसुलेटर है, अर्थात इसके अंदर बिजली की धारा नहीं जाती। अतः इसका प्रयोग जो है वो विद्युत उत्पादन शक्तिगृहों में, कंडेंसरों में, बेतार टेलीग्राफी या वायरलेस के यंत्रों में, रेडियो, ट्रांजिस्टर आदि में, टेलीफोन में, वायुयानों में, बिजली उत्पन्न करने वाले मोटरों में, डायनेमो वोल्टेज जो उच्च वोल्टेज होती है, इंडक्शन यंत्रों में, लैंपों के सॉकेटों में। अभ्रक लोहे आदि की अपेक्षा बहुत अधिक ऊंचे ताप को सहन कर सकता है। अतः अभ्रक का उपयोग लोहा तथा इस्पात को गलाने की भट्टियों, बिकॉज इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए
इसको जो है वो लोहा और इस्पात को गलाने की भट्टियों में इसमें काम में लिया जाता है, और अन्य धातुओं को गलाने की तथा कांच बनाने की भट्टियों में भी इसका काम यूज़ होता है। अग्निरोधी होने के कारण अभ्रक जो है वो बॉयलरों में यूज़ किया जाता है। कुछ विशेष प्रकार के युद्धास्त्रों को बनाने में भी अभ्रक काम में आता है, इसलिए युद्ध काल में यह सामरिक महत्व का खनिज या स्ट्रेटेजिक मिनरल हो जाता है। सजावट में भी काम आता है। औषधि के रूप में भी अभ्रक की भस्म प्रयोग की जाती है। तो अभ्रक का उपयोग चादर तथा पाउडर दोनों रूपों में किया जाता है, और अभ्रक के छोटे छोटे टुकड़ों को लाख के घोल में जोड़कर बड़ी चादर बना ली जाती है, जिसको माइकानाइट कहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में माइकानाइट का प्रयोग बहुत बढ़ता जा रहा है। अब हम देख लेते हैं अभ्रक उत्पादक देश कौन कौन से हैं। चीन, रूस, ब्राज़ील, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका तथा भारत में अभ्रक के भंडार मौजूद हैं। कनाडा तथा मलागासी में पीत अभ्रक का उत्पादन होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी क्लोरिना क्षेत्र में अभ्रक के थोड़े भंडार मिलते हैं। तो भारत में कहाँ कहाँ मिलते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। भारत में अभ्रक का उत्पादन प्राचीन काल से होता रहा है, और यह यहाँ पर संसार का लगभग 75% अभ्रक जो है वो भारत से प्राप्त होता है। और इसके 3 प्रमुख बड़े उत्पादक क्षेत्र हैं। झारखंड की अभ्रक पेटी सबसे पहला, दूसरा है आंध्र प्रदेश की अभ्रक पेटी, और तीसरा राजस्थान की अभ्रक पेटी। तो झारखंड में लगभग 140 किलोमीटर लंबी और 25 किलोमीटर चौड़ी यह पेटी हजारीबाग, गया, मुंगेर, सिंहभूम जिलों में फैली हुई है। सबसे बड़े खाने जो हैं वो हजारीबाग जिले में कोडरमा क्षेत्र में स्थित है, और जहाँ पे झारखंड की लगभग 3/4 जो है अभ्रक का उत्पादन कोडरमा क्षेत्र के खानों से होता है। अन्य भी कई खाने हैं, जैसे गिरिडीह, दोमाचन, चाकल, तीसरी आदि। तो भारत के अभ्रक उत्पादन का लगभग 60% भाग झारखंड के खानों से निकाला जाता है। अब दूसरा है आंध्र प्रदेश की अभ्रक पेटी। यह नेल्लोर तथा विशाखापट्टनम जिलों में स्थित है, जो 100 किलोमीटर लंबी और 20 से 32 किलोमीटर तक चौड़ी है। प्रमुख अभ्रक खाने कालीचेहू और तेलीबाड़ू में है, जिसमें हरे रंग का अभ्रक निकलता है। ये खाने गुड्डूर, कावाली, आत्माकुर और रामपुर में हैं, और भारत का 15% उत्पादन आंध्र प्रदेश की खानों से होता है। उसके बाद आता है राजस्थान में अभ्रक पेटी। राजस्थान में अभ्रक पेटी का क्षेत्र उदयपुर से लेकर भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर तक फैला हुआ है, जो 300 किलोमीटर लंबा और 100 किलोमीटर चौड़ा है। अभ्रक उत्पादन भीलवाड़ा, अजमेर, डूंगरपुर, जयपुर, सीकर, टोंक, उदयपुर और अलवर जिलों से होता है। और राजस्थान में अभ्रक भंडार की विशेषता यह है कि इसकी खनिज शिराएं चौरस भूमि में प्रकट हो रही हैं। राजस्थान का अभ्रक उत्तम हल्के हरे गुलाबी रंग का होता है। तो राजस्थान में हरे रंग का अभ्रक मिलता है, और आंध्र प्रदेश में भी हरे कलर का मिलता है। यहाँ पे राजस्थान में गुलाबी रंग का मिलता है, हरे गुलाबी रंग का। भारत में अभ्रक उत्पादन के अन्य क्षेत्र भी हैं, जैसे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। और दूसरे कंट्रीज़ में देखा जाए तो ब्राज़ील में अटलांटिक तटीय क्षेत्रों में, और ब्राज़ील में अटलांटिक तटीय जिलों में, और मिनास गेराइस राज्य की सांता लूजिया और पेकान्हा की खाने, तथा उत्तर पूर्व में जुआजीरो की खाने मुख्य उत्पादक हैं। और रूस में अभ्रक के मुख्य क्षेत्र बेकाल झील के दक्षिण में सिल्युद्यांका और बेकाल के उत्तर में ममा क्षेत्र है। बेकाल के पश्चिम में अलेक्झेर तथा बारगा क्षेत्र है, और सुदूर पूर्व में नागोर्निये की अभ्रक खाने हैं। उत्तर पश्चिम में पीतरझोवा वोदक क्षेत्र की खाने हैं। ये सारी अलग अलग जगह पे रूस में खाने मिलती हैं। उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें उत्तरी कैरोलिना के स्प्रूस, पाइन, फ्रैंकलिन, सिल्वा और शेल्वी हिकोरी जिलों में स्क्रैप अभ्रक निकाली जाती है।
अतः अमेरिका भारत तथा ब्राज़ील के अभ्रक आयात करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कृत्रिम अभ्रक का निर्माण भी बड़ी मात्रा में किया जाता है। उसके बाद है दक्षिण अफ्रीका, इसमें ट्रांसवाल में पीटर्सबर्ग की अभ्रक खाने हैं। रोडेशिया में ल्यांतुए, रुसाम्बो और लोमागुंडी जिले की खाने हैं। और मोरोग्रो, कोरोग्वे, बागामोयो, हेदारू, ये सारी खदानें देखने को मिलती हैं। अब ये देख लेते हैं विश्व में अभ्रक उत्पादन 2012 के डाटा हैं ये। चीन में जो है वो विश्व का 69%, रूस में 9%, फिनलैंड में 6.4% और भारत में देख लीजिए 0.6% विश्व का जो उत्पादन है वो इतना था। उसके बाद जो कंट्रीज़ हैं वो है मालागासी, यहाँ पे भी कुछ अभ्रक मिलते हैं। और भी कई देश हैं जहाँ पे थोड़ा थोड़ा अभ्रक देखने को मिलता है। अब अभ्रक का व्यापार, यद्यपि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है कृत्रिम अभ्रक का निर्माण करता है, फिर भी उसे भारत और ब्राज़ील से अभ्रक का आयात करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा है। रूस भी अपनी अभ्रक की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत पर निर्भर करता है। ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देश और जापान भी भारतीय अभ्रक का आयात करते हैं। ब्राज़ील, पूर्वी दक्षिणी अफ्रीका और मालागासी से भी अभ्रक का निर्यात जो है यूरोपीय देशों को तथा चीन को होता है। अभ्रक के प्रमुख आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड आदि हैं। अकृत्रिम अभ्रक का उत्पादन बढ़ता जा रहा है। इसका प्रभाव प्राकृतिक अभ्रक के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर पड़ता है। तो ये हमने आज माइका या अभ्रक के बारे में डिटेल में पढ़ा कि उसका प्रोडक्शन, उसका यूज़ और उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट। थैंक यू सो मच।